कौन सी DCT 5 या 6? 5। चलो DCT 5, DCT 5। चलो DCT 3 हो गई थी ना? वेरी गुड। DCT 4 भी हो चुकी थी और नहीं हुई? जब पूरी नहीं हुई, अपन 10-11 तक अटके थे। आज अपन करवा देंगे। DCT 5, DCT 5 में कितने क्वेश्चन है? पूरे दिए थे? चलो DCT 5 क्वेश्चन नंबर 1, -2.28 डिग्री सेल्सियस, यही आ रहा है। डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। बता, डाउट है तो पूछ लेना। बताना है अपन को, क्या बताना है इसमें? फ्रीजिंग पॉइंट बनाना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, T60 बताना है। पीछे बताना है, नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, 2.4 या 2.5, डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। ए स्ट्रॉन्ग स्टोरेज बैटरी, ये जो बैटरी होती है ना, ये इन्वर्टर वगैरह में रहती है, वो अपनी यही होती है, लेड बैटरी बोलते हैं। H2SO4 उसमें यूज होता है। उसमें क्या दिया हुआ है? कंटेन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्या दिया है बेटा? H2SO4 कितना परसेंट? 38%। बाई वेट मतलब W/W, ये दिया गया है। उन्होंने क्या पूछा? व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ फैक्टर डेल्टा एक्स एक्सपेरिमेंटल। देखो उन्होंने क्या बोला है कि डेल्टा एक्स। अभी बताओ कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है? आपको बताया था, बॉन्ड ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताया था? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इनिशियल। एक और क्या बताया था? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन आइडियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप अपन क्या कर सकते हैं? डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल, डेल्टा TF आइडियल, और डेल्टा TV बताया था। ये एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व बताया था, डेल्टा TB आइडियल, या पाई एक्सपेरिमेंटल, पाई आइडियल। डाउट ये बताया था। अब मुझे बताओ उन्होंने क्या दिया हुआ है बेटा? हमें आई निकालना है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर। मुझे बताओ उन्होंने डेल्टा एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हुआ है? 20.08। क्या हम डेल्टा TF निकाल सकते हैं? डेल्टा TF क्या आ जाएगा? KF इंटू M, यही आएगा। KF कितना है बेटा? पीछे बात नहीं करो, 1.86। M की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिक्कत ये है, M मेरे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है। मेरे पास क्या गिवन है? W/W। तो W/W को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? M में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? वही अपन ने पहले सीखा था। 38 इक्वल टू क्या लिखोगे? वेट किसका? H2SO4 अपॉन वेट किसका बेटा? सॉल्यूशन का, इंटू 100। और अपन क्या करते हैं? हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या एज्यूम करेंगे? ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये वाला नंबर जो 100 या 1000 है वो इससे कट जाए, तो क्या मान लेंगे? 100 ग्राम। जल्दी से बता दो, वेट ऑफ H2SO4 कितना हो गया? वेट ऑफ H2SO4 हो गया 38 ग्राम। हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप मुझे वेट ऑफ पानी बता सकते हो? 100 माइनस 38 तो कितना हो जाएगा? 62 ग्राम। यही आ जाएगा, बस आ गया। अब M के लिए क्या करोगे? M निकालने के लिए क्या करोगे? मोल ऑफ H2SO4 अपॉन मोल ऑफ पानी, सॉरी वेट ऑफ वाटर। कितना हो जाएगा? 38 डिवाइडेड बाय 98। ये मोल किसके हो गए? H2SO4 के। डिवाइडेड बाय पानी कितना है? 62 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में लिखा, तो कितना बन जाएगा? 1.86 इंटू 38 इंटू 1000 अपॉन
98 इंटू 60 कहाँ से आ जाएगा ये छापो कितना है यार, 1.86 इंटू 38 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 62 आया कि नहीं आया? करते हैं 29.08 इंटू 98 इंटू डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 38 इंटू क्या आएगा? कट रहा है? कितना निकलता है? आई निकालो ना, 2 पॉइंट, चलो 0.4। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना? 99.2% बताना है क्या ये? अरे बताना हो तो बताओ जल्दी, पीछे डिमांड है। चलो क्या दिया है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की परसेंटेज एसोसिएशन, ये तो अपन को बचपन से पता है कि बेंजीन में अगर हम बेंजोइक एसिड डालते हैं तो वो डाइमराइज करता है, पानी में डालते हैं तो क्या होता है? डिसोसिएट करता है। तो हुआ क्या, डाइमर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये अपना ए है, 2 A किस में चला जाए? A2 में, तो क्या कहलाता है? डाइमर। अगर ट्राइमर होता तो 3A किस में जाता? A3 में, ये क्या कहलाता है बेटा? ट्राइमर। अब आप ही बताओ, जब भी एसोसिएशन होता है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या निकलता है? 1 प्लस बी क्या होता है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। 1/n, n मतलब कितने पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं, -1। कितने एसोसिएट कर रहे हैं इसमें? 2। 1 प्लस, हमें निकालना क्या है? एसोसिएशन ही निकालना है, मतलब मुझे बीटा निकालना है। 1/2 -1, तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस बीटा बाय 2। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया गया है? 1.62 इक्वल्स टू, और KF कितना दिया गया है इसका? 4.9। 4.9 I इंटू M, यही लिखोगे नहीं लिखोगे? अब ये बताओ, I इसको क्या लिखूंगा? 4.9 I, और M क्या लिखूंगा? कितना मोल है बेंजोइक एसिड का? 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आता है बेंजोइक एसिड का? बेंजोइक एसिड कुछ ऐसा बनता है, ऐसा आता है। कार्बन कितने हैं इसमें? 6 और 1 7, 7 इंटू 12 कितना होता है? 84। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 6। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 32 कितना हो गया? 10 2 12, 8 2 10, 112 हो गया ना, 122, 122। तो कितना हो जाएगा बेटा? 122। ये क्या हो गए? मोल। तो किससे डिवाइड करना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है बेटा? 100। ये ग्राम में, इसलिए हम 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ये आ गया, कट गया, कितना हो गया? अपना वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना आया बेटा? यहां से आई, अगर हम लोग लिखें 1.62 इक्वल टू क्या लिखूंगा? 49 I, और ऊपर क्या बन जाएगा? अपना क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 10, ये आएगा अपने पास। 10 ऊपर जाएगा, सॉरी 10 यहां आएगा। I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? I की वैल्यू बनेगी 1.62 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 2 इंटू 10 आएगा I यहां से आया, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस बीटा बाय 2, तो यहां से बीटा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन। समझ में आया क्या किया? जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उससे हम लोगों ने वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाला, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को किससे? एसोसिएशन से इक्वेट किया, तो अपना डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया। चलो 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बॉम्बे आ गया, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7, 6 का क्या आया था? बॉम्बे। 7th, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कम हो रहा है,
सॉल्वेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉल्यूट बढ़ रहा है। सॉल्यूट के बढ़ने से क्या क्या बढ़ता है, जितनी भी कॉलीगेट प्रॉपर्टी होती है सब बढ़ने लगती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होने लगेगा। सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो वो एवापोरेट कम होने देगा, तो वेपर प्रेशर कम। अब उन्होंने क्या पूछा कि अगर हम सॉल्वेंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, गलत गलत बात। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, गलत। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, एलिवेशन होता है तो बढ़ता जाता, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा एलिवेशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये भी गलत हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, सही है, जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ेगा उतना ज्यादा अपना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा सॉल्यूट से। बॉम्बे चेन्नई आ गया, ऑल दी करेक्ट हो नहीं सकता, तो 7 का क्या आ गया, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 8, 5% बॉम्बे आ गया, बताना है। क्वेश्चन नंबर 9th दिल्ली, दिल्ली आ गया। 10th बॉम्बे, बता दें, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन है, आगरा बॉम्बे दिल्ली में। देखो पॉइंट ऊपर, पॉइंट ही घूम रहा है पूरे में, तो इनमें से कुछ होगा आंसर। काम करते सर, एवरेज ले लेते हैं ना, इसमें ज्यादा ना उसमें कम, बॉम्बे में लगा देते हैं। 3 आंसर हैं कितने, 1.497, एक 49.97, एक 49.7। सर ये बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा सॉल्व। चलो क्या दिया गया है बेटा इसमें, 10th वाले में अपने पास क्या है बेटा, 10th में दिया गया है ए सॉल्यूशन कंटेन 4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पर 100 ml वाज फाउंड। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया ना इसमें, पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT, यही होता है। पाई कितना, पाई दिया है, देखो अब दिक्कत मालूम क्या है, यहां पे जो पाई दिया गया है वो ATM में नहीं दिया गया, पाई किस में दिया गया है, MM। और आपको मालूम है कि 76 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 ATM। तो 500 सेंटीमीटर किसके बराबर, यूनिटरी मेथड होती है सिंपल, 1/76 इंटू 500। यहां पे मैं क्या छापूंगा, 500/76 इक्वल टू, अभी तो उन्होंने क्या लिखा हुआ, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्यूट, और उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो डिसोसिएट भी नहीं हो रहा होगा, तो आई कितना हो जाएगा, 1। सी कितना लिखोगे बेटा, 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, क्या है, एस लिख दिया, सॉल्यूट एस। अब नीचे क्या चाहिए पड़ेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 100 इंटू 1000, तो ये क्या बन गया बेटा, ये अपनी पूरी की पूरी बन गई कंसंट्रेशन। आर कितना छापोगे, 1/12, और टेम्परेचर कितना, 300। कितना, इनको रफा दफा करेंगे 25 आ जाएगा, आ गया ये 500। अब मुझे क्या चाहिए, MS चाहिए, तो ये बन जाएगा 500/76 इक्वल टू 4/MS। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 25 ऑलरेडी कर चुके हैं, सही लिख रहे हैं ना, देखते जाओ। MS ये यहां पहुंचाएंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 500। ये कितना चला गया, 20 बार, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया, 12 14 आ गया 140। मालूम 142 क्यों आया, क्या हो गया बेटा, हाँ आर की वैल्यू अपन ने अप्रोक्स ली है 1/12। अगर आर की वैल्यू अपन 0.0821 लेते तो एग्जैक्ट आंसर आता। देखो अब हम एग्जैक्ट इसलिए नहीं लिए, देखो क्योंकि ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो, अगर ऑप्शन बहुत नजदीक होते तो भाई हम क्या करते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना लेके एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे। देखो आंसर में बहुत वेरिएशन है, तो अपन ने क्या किया, इसके इक्विवेलेंट क्या डाल दिया, 1/12। आंसर क्या आ गया इसका, बॉम्बे, तो बीच वाला आ गया, हर बार नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बॉम्बे आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्बे आ गया। अब क्या करोगे होमवर्क, सुनो, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा मंडे को, उसमें पूरा 12th का पोर्शन आएगा जो पढ़ाया गया है सब्जेक्ट में, 11th का कोई पोर्शन नहीं, ओनली 12th। 12th में जो मैथ में जो आपने
पढ़ा है, इसमें जो पढ़ा है, केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हो, पूरा 12th वाला पोर्शन, कब तक? लास्ट क्लास तक। समझ गए ना? चल, कोई डाउट नहीं है? सर वो नंबर तो आ जाए लेकिन 11th वाला आ जाता है, अब वो भी कम। अब लाओ। और एडवांस पैटर्न पे होगा 25 वाला वो नहीं चलेगा। एडवांस पैटर्न 20+5 वाला पैटर्न नहीं होगा। क्या होगा? एडवांस पैटर्न। एडवांस पैटर्न मतलब टेस्ट के दिन ही पता चलेगा। हाँ चलो, होम अरे शांत हो जा बेटा, होमवर्क अभी लिख लो। होमवर्क में क्या करोगे? रुक जाओ, पहले रुक जाओ। अरे डीसीटी, तो डीसीटी करते रहेंगे। एक्सरसाइज 2 1 to 5। जेई मेंस 2021-2022 वाले सभी क्वेश्चन करना है, चेक करूंगा मैं। सभी के पास पीवाईक्यू होगी, नहीं होगी तो मार्केट से ले लेना। बोला था ना पीवाईक्यू लेने का केमिस्ट्री का। 21 और 22 वाले पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, समझ गए ना? कल चेक होंगे। 5 ये हैं, 5 एक्सरसाइज 2 के हैं, चैप्टर एंड हो चुका है, तो अपन अब एलिजिबल हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 21-22 वाले दोनों लगाने हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये अपने ये 5 क्वेश्चन एडवांस के हैं, 5 क्वेश्चन मेंस के। ये बाकी जो क्वेश्चन, अब मुझे नहीं मालूम 5 है कि 10 है कि 20 है कि 25 है कि 30 है, जितने भी हों एक एक क्वेश्चन लगाना है। समझ गए ना? तो क्या बेटा, ये कल लगा के है ना? यही मेंस 2021, ऐसा नहीं 21 और 22 नंबर का क्वेश्चन लगा के आ जाओ। होशियारी तो होशियार बहुत है। तो हम लोग बात कर रहे थे, शांत हो जाओ बेटा। ROR, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन, ये हम लोगों ने लास्ट एंडिंग की हुई थी लास्ट क्लास में। तो बात नहीं करो बेटा। हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सिंपल ये सीखा था कि मान लो अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन है टीडी, ये अपने पास रिएक्शन है, तो अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना है तो क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्री इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी। ये क्या बन जाता है? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ये लिखा था। एक नोट बना के लिखना, ROR डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ROR किससे डिपेंड करता है? स्टोइकोमेट्री। गिवन रिएक्शन may have different ROR। एक गिवन रिएक्शन की डिफरेंट ROR हो सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हो सकती है। सुनते जाओ, एग्जांपल दूंगा, होता जाए। और यहां पे क्या दिया? बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्री।
और ए गिवन रिएक्शन ओनली एक ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, एक ही रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है बेटा, अमोनिया। इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया गया है कि अपने पास N2 react with H2 and NH3 will be अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखना, गिवन है 2 मोल 2m NH2 is consumed in 10 सेकेंड। ये दिया गया 10 सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है, इतना दिया गया है। बस देखना, इतना मेरे पास गिवन है कि भाई अमोनिया N2 और H2 रिएक्ट कर रहे हैं, N2 और H2 रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अब देखो, इससे अपन क्या कंक्लूड करेंगे भाई, हम इससे ये कंक्लूड करेंगे कि भाई क्या रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, N2 रिएक्ट किया और H2 क्या बना दिया, NH3। बैलेंस कर लें, यहां पे 2 कर देता हूं, यहां पे 3 कर देता हूं, ये कर दिया। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना है, क्या करोगे, ये क्या लिखोगे आप, डेल्टा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 उल्टा छप आ गया। ये अपन ने किया, ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, ये लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये है कितना, ये डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो गया, -2 माइनस टू बाय 10 कितना हो जाएगा, 0.2 m पर सेकेंड। आगे रेट, रेट में डिसअपियर हो रहा है। हाँ, अब अगर आपसे कोई पूछे, ये तो गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन है कि नहीं है। अब सेकंड अगर आपसे कोई पूछ रहा है यार रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 और बता दो तो क्या होगा, या रेट ऑफ, ध्यान सुनना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बता दो। एक बच्चा है बोलता नहीं सर इतना बता रहे हो तो ROR और बता दो, रेट ऑफ रिएक्शन ये और बताना है। तो मेरे पास सिर्फ डाटा N2 का है, क्या मैं इसका निकाल सकता हूं, ये लिखा हुआ है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं, लिखा हुआ है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं, लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो भी ROR है उसकी स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करेंगे। तो अब मैं ये कैसे निकालूंगा, देखो यहां पे मैं लिखूंगा ROD ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री कितना है इसका 1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 किससे डिवाइड करूंगा, कितना स्टाइकोमेट्री है 3 आ गया। और यहां पे क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बाय 2 और ये क्या बन जाएगा, ROR। बना कि नहीं बना, ये मुझे पता है, ये कितना पता है बेटा, 0.2 m पर सेकेंड बाय 1। अब मुझे अगर ये निकालना है तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बाय 3। तो यहां से मैं सॉल्व करके क्या निकाल लूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना हो गया, 0.2 इंटू 3 m कैपिटल M मतलब मोलरिटी पर सेकेंड, ये आ गया। पहला ये हो गया। दूसरा, इसका यूज करके मैं ये निकाल सकता हूं, तो क्या करूंगा, यहां पे 0.2 m, यहां देखते जाओ, पेन नहीं चलाओ, इक्वल टू यहां पे क्या होगा, ये कितना दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बाय 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 m पर सेकेंड। वही अगर थर्ड आपसे पूछा जाए ROR तो क्या करोगे बेटा, ROR क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बाय 1 कितना बन जाएगा, 0.2 बाय 1 m पर सेकेंड। ये आ गया, निकाल लिए सब, ये निकाल लिए तो यहां तक सब कनेक्ट कर लिए अपन ने। देखो यहां पे क्या हो रहा था, कन्वर्ट, मतलब ये क्या हो रहा, कम हुआ इसलिए माइनस अपन ने लिखा, -2। क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था जब अपन ने किया।
कष्ट नहीं होने पढ़ाई के टाइम। आओ यार, उसको यहाँ बिठा लो थोड़ा, बैग में गया, क्या बोलेगा, पेड़ा मने में बैठा था, दिख नहीं था इसलिए समझ। दिल का बच्चा कम होता है, साइलेंट होता है। 11th में देखते थे? पिटाई लगाई है। चलो, देख लिया। देखो, अब एक बच्चा आया, नहीं सर मुझे ऐसे बैलेंस नहीं करना है, मेरा तो अलग ही तरीका है। उसने बोला नहीं सर मैं ऐसे बैलेंस करूंगा, 1/2 n2। कोयल आया, बोलता है नहीं सर ऐसे करना है। बेटा ठीक है कर लो, दोनों इक्वेशन सही है कि नहीं है? बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, ये भी बैलेंस है वो भी बैलेंस है। तो एक और आया गोयल का फ्रेंड, बोलता है नहीं सर ऐसा कर लो सर आप तो, 2n2 प्लस 6h2 कन्वर्ट इनटू, कंफ्यूज ये बताओ। अगर सुनो, मैं ऐसे बैलेंस करता हूं, अगर मैं ऐसे बैलेंस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 क्या आएगा, कितना कम हो रहा है, कहां गया, -2/10, कितनी आ रही है, 0.2 m पर। कोयल का फ्रेंड आया, उसने बोला नहीं सर ऐसे करो, हमने कोई टेंशन नहीं बेटा कर लेते हैं n2। क्या बोला, -0.2/10, यही होगा कि नहीं होगा, 0.2 m पर। माल हो गया, अपनी बैलेंसिंग थी, गोयल की बैलेंसिंग थी, उसके दोस्त की बैलेंसिंग, सब में रेट ऑफ डिसअपियरेंस सेम है कि नहीं है? यही तो अपन ने नोट में लिखा है, देखो अपन ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पता कहीं लिखा था। अब देखो, अब बोला नहीं सर ये तो तुक्का हो सकता है। अब एक काम करो, एच वाले का भी चेक करो। एच वाले का चेक कैसे करोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बाय 1 इक्वल टू क्या है, बाय 3/2। यही लिखोगे नहीं लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बाय 1/2, करोगे नहीं करोगे? और ये अपन को पता है ये कितना है, 0.2 बाय 1/2। मुझे बताओ यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना बन जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 तो 0.2 बाय हाफ इंटू 3/2, कितना हो गया, ये 2 से 2 कट गया, 0.6 m पर सेकेंड आ गया। ये आया कि नहीं आया? इसमें इसमें निकाला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो क्या करोगे आप, बाय 6 इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बाय 2, 0.2/2, ये आ गया। ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना आ गया, 0.2/2 इंटू 6 कितना आ गया, 0.6 m पर सेकेंड। देखो बराबर ही है, देखो ये 0.6 ही होता है अपने यहां, बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो चाहे अपीयरेंस हो, वो अपनी स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर। अब अपन ऐसे ही अपन अमोनिया का निकालेंगे, अमोनिया में भी सेम आएगा। अपन अब बात कर लेते हैं किसकी बेटा, ROR। अब जैसे ही ROR पूछा, हमने पूछा भाई गोविल तुम्हारा ROR बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हुआ यहां पे, उसने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय
बाय 1/2। 0.2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 0.4 हो जाता है। 0.4 एम पर सेकेंड। कोयल के फ्रेंड का क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। ROR कितना आएगा? ROR क्या लिखोगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? 0.2/2 कितना हो गया? 0.1। क्या वेरी कर रही है? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे ट्रस्टेड चीज कौन सी रहेगी? किसी को भी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बताओ। अब गोयल आया, बोलता सर मेरी रेट बहुत फास्ट चल रही है, 0.4 आई है। उसका दोस्त बोल रहा है 0.1, सर आपकी तो बहुत स्लो है। रेट देखो, रिएक्शन बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि सर आपका 0.2 है, मेरा 0.4 है और मेरे दोस्त का 0.1 है। उसको कौन समझाए कि एक ही चीज है? तो क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन से क्या हम जज करके बता सकते हैं कि ये फास्ट है ये स्लो है? नहीं बता सकते। क्योंकि भाई अगर आपने बोल दिया कि इतना ये बन रहा है, अगर इतना ये बन रहा है तो आपको उसको साथ में एक इक्वेशन दे दोगे तब हम बता देंगे। मान लो आपने बोल दिया यही इक्वेशन है, तो फिर भाई जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी उसकी रेट फास्ट होगी। लेकिन आपने इक्वेशन नहीं दी और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हो, तो हर बंदा अपनी अपनी बैलेंस करके आएगा। कोई यहां पे 10 चिपका देगा, 10N2 प्लस 30H2, यहां पे क्या बन जाएगा? 20NH3। ये भी सही है बैलेंसिंग, इसकी रेट अलग आएगी। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन इतना अपना एक ट्रस्टेबल वो डेफिनेशन नहीं है कि हम जज करके बता सके। हाँ, हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस से हम एकदम एग्जैक्ट बता देंगे। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड, कोई रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस मुझे पता है तो मैं बता दूंगा कि यार जैसे मान लो इसमें हमने देखा अमोनिया की, देखो अमोनिया की डिसअपीयरेंस कितनी है? 0.6। इसमें भी 0.6 यार, सॉरी कितनी आ रही थी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? कितना आ रहा था यहाँ पे? 0.2 निकला था। यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2। मतलब ये जो रेट अमोनिया का फॉर्मेशन है सेम रेट से चल रहा है। जब भी हम कंक्लूड करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किसको कंपेयर कर रहे होंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस। तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट है। लेकिन सबसे बड़े राज की बात क्या है? सबसे ज्यादा यूज मालूम कौन सा टर्म होता है जो सबसे बर्बाद है? रेट ऑफ रिएक्शन। हर जगह आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा मिलेगा। क्यों? कि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को कंफ्यूजन इसी में, क्वेश्चन वो इसी के फॉर्म में देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पे हम भरोसा नहीं करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस है, उससे हम वो देखेंगे। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा और हमसे पूछा जाएगा कौन सा स्लो कौन सा फास्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? उससे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी रिएक्टेंट के या रेट ऑफ अपीयरेंस किसी प्रोडक्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे। किसी में अगर अमोनिया ज्यादा स्पीड से फॉर्म हो रहा है, ज्यादा रेट से फॉर्म हो रहा है, मतलब उसकी रेट ज्यादा है। अगर कम रेट से फॉर्म हो रहा है तो कम है रेट ऑफ। अब क्या हुआ कि अब हो क्या रहा था कि जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस को हम मतलब इनको इक्वेट कर रहे थे, रिलेशन निकाल रहे थे, तो क्या हो रहा था? स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड हो रहा था। हमने ये तो किया, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ली, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ली, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस ली, स्टोइकियोमेट्री। तो अब ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते, तो उसको क्या क्या नाम देना है? तो क्या नाम दे दिया? रेट ऑफ रिएक्शन। बस। तो अब इसका अपन कोई ज्यादा यूज नहीं करते, कोई इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकलती, लेकिन सबसे ज्यादा नाम आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही, तो उससे डरना नहीं है। सिंपल, जब भी पूछा जाएगा कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस दिया गया, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे, तो जो भी इक्वेशन, अब मान लो सर ऐसा हो गया, कोई बैलेंस ही नहीं दी, तो फिर क्या करेंगे? सबका अलग अलग आएगा। तो जब अगर बैलेंसिंग ना हो और अगर आपसे बैलेंस इक्वेशन इज नॉट गिवन बट ROR आपसे पूछा गया है, तब हम क्या करेंगे? ऐसे बैलेंस करेंगे कि सिंपल होल नंबर में स्टोइकियोमेट्री हो, सिंपल होल नंबर में। समझ में आया? क्या करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? भाई सबका होल नंबर हो, सिंपल हो, लोएस्ट होल नंबर में हम लोग बैलेंस करेंगे। तो वो कौन सा हो जाएगा? 1 3 2। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है फिर भी ROR पूछा जा रहा है, अदरवाइज क्या होगा? ROR तभी पूछा जाएगा जब एक बैलेंस इक्वेशन गिवन होगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करेगी। ऐसे ही लिखेंगे तो कुछ ROR आएगी, ऐसा लिखूंगा तो कुछ आएगी, ऐसा लिखूंगा तो कुछ और आएगी। और अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है फिर हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर में बैलेंस करके इसकी जो रेट रहेगी उसको हम रिएक्शन का ROR बोल देंगे। समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें जो परेशान बहुत करती हैं।
ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। फिर ये नहीं बोला सर वो आपने सेकंड लेक्चर में लास्ट में क्या बोला था, याद नहीं रहेगा। लिखते जाना सब चीजें। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन स्टाइकोमेट्री डिपेंडेंट टर्म है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस नहीं है। अगर हमसे कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो डिसअपीयरेंस अपीयरेंस को क्या करेंगे, उसके स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। अगर बैलेंस इक्वेशन, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस कैसे कर रहे होंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर में बैलेंस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। ये हम लोगों ने देख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन हर एक में वेरी कर रही है, डिसअपीयरेंस अपीयरेंस वेरी नहीं कर रहा है, चाहे हम स्टाइकोमेट्री कुछ भी लें। हटा दें अब इसको। अब हम बात कर रहे हैं सर ये रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगी, या रेट किस पे डिपेंड करेगी। अब रेट की बात कर लो, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लो, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर लो, चाहे आप रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर लो। तो हम बात कर रहे हैं रेट डिपेंड्स ऑन। सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट्स क्या है अपने, गैसियस है, तो फिर किस पे डिपेंड कर जाएगी, उनके प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। लिक्विड और सॉलिड के लिए प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। अगर अपने रिएक्टेंट क्या है, अपने गैसियस 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 कंपाउंड है या जो भी है, तो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। तीसरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट जल्दी रिएक्शन हो जाती है, टेम्परेचर घटाने पे रेट रेट स्लो, या मतलब रिएक्शन स्लो हो जाती है। कोई रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे फास्ट हो रही है मतलब रेट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर कम हो रही है मतलब स्लो हो रही है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी आएगी। पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर। कैटलिस्ट का नाम सुना है, क्या करता है कैटलिस्ट, रेट बढ़ा देता है, रेट बढ़ा देता है। तो टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, टेम्परेचर कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करती है कि आप कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हो। अब गोविल लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा उसके साथ में कौन है। बोल देगा यार वो ऐसा बोल रहा है, गोविल भड़क जाएगा, तीन चला देगा हाथ पर। क्यों, साथ में कोई समझदार इंसान है तो बोले कुछ नहीं बोल रहा था, चले यार चल। डिपेंड करेगा। ऐसे ही रिएक्शन में होता है कि भाई साथ में कौन है, संगत का असर। कैटलिस्ट बढ़ा भी सकता है, रेट घटा भी सकता है, डिपेंड करेगा कि है क्या, चल क्या रहा है। अब देखो होता क्या है, ये सभी फैक्टर हम पढ़ेंगे, ये दोनों फैक्टर अपन को बताते हैं रेट लॉ, रेट लॉ से पता चलता है। और ये वाला फैक्टर कौन एक्सप्लेन करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन, वो एक्सप्लेन करेगा। ये अरेनियस इक्वेशन बताएगा कि टेम्परेचर कैटलिस्ट से क्या डिपेंडेंसी होती है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने कम करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है रेट पे, या प्रेशर कम ज्यादा करने पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये फैक्टर किससे मालूम चलते हैं हमें, रेट लॉ से। ये हमें कौन एक्सप्लेनेशन देता है, रेट लॉ। और ये हमें कैसे मालूम चलता है, अरेनियस इक्वेशन। दोनों हम लोग पढ़ेंगे, दोनों हम लोग पढ़ेंगे, टेम्परेचर वाला भी पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन वाला भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ रहे हैं रेट एंड कंसंट्रेशन, इनमें क्या डिपेंडेंसी, रेट एंड कंसंट्रेशन। वन क्या पढ़ने वाले हैं, वन पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, रेट। एक लॉ है जो रेट के बारे में बताता है कि रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगी। रेट लॉ बोलते हैं, लॉ मतलब लॉ, रेट मतलब रेट, मतलब क्या बन गया, रेट लॉ। समझ गया ना, रेट मतलब क्या होता है, रेट, और लॉ मतलब लॉ, मतलब रेट लॉ। ऐसा नहीं है, बताऊं क्या होता है, देख लिया। रेट लॉ गिव दी, लिखो,
rate rate laws give the mathematical relation between rate law gives the mathematical rate law gives the mathematical relation between rate and concentration of reactant. Rate law gives the mathematical relation between rate law gives the mathematical relation between rate and concentration of. समझ में आया? ये रेट लॉ किसके बारे में? रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनके बारे में बताता है, इनके बारे में रिलेशन देता है। रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनके बारे में रिलेशन देता है। तो भाई रेट लॉ क्या बोलता है? जैसे मान लो अपने पास कोई रिएक्शन चल रही है, ध्यान सुनना, अपने पास कोई रिएक्शन चल रही है, जैसे मान लो ए है, वही अपन जनरल एग्जांपल है, वही जो अपन उसमें घसीटते थे, किसमें? इक्विलिब्रियम में, वही यहां पे सी डी डी। तो रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ सिंपल बोलता है कि भाई अगर आपको रेट चाहिए, चाहे आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए हो, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए हो, चाहे आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, मेरी बात मान जाओ, कैसा करना है आप। तो उन्होंने क्या बोला? रेट लॉ ने क्या बोला कि रेट किस पे डिपेंड करेगी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर ले ली कंसंट्रेशन, कौन कौन रिएक्टेंट है? ए, और उस पे क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन कौन है? ए एंड बी, एक इंटू बी, और उन पे क्या करना है? सम पावर राइज कर देना है, पावर कुछ भी हो सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर्स, पावर, ये पावर आ गई, ये बन गया क्या? रेट लॉ। समझ में आया? अब उन्होंने ये कमेंट नहीं किया कि एक्स और वाई क्या है, ये थोड़ा समझ रहे ना, सस्पेंस, थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा कि एक्स और वाई क्या है। एक्स, अभी उन्होंने सिंपल उन्होंने क्या बोला कि रेट लॉ क्या करता है? रेट लॉ रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन देता है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर्स। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर्स, पावर है। ये बन गया क्या अपना? अब आपको तो बचपन से पता है कि जब रेट प्रोपोर्शन आता है तो प्रोपोर्शन हटाने के लिए कांस्टेंट भी आता है। तो अभी अपन ने क्या किया? इसको आगे बढ़ाया। अभी एक्स और वाई के बारे में बताएंगे है क्या ये। अब हमने क्या किया? रेट को क्या लिख दिया? रेट लिख दिया बेटा के क्या हो गया? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट अभी लिख देंगे, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। अब यहां से अपन लिखना चालू करते हैं कि एक्स बाय जेड, एक्स बाय क्या है ये। सबसे पहले हम के लिख रहे हैं, के को क्या बोलते हैं? तो पहले ए लिख देते हैं। ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। जिस टाइम की आपको रेट निकालनी है उस टाइम की कंसंट्रेशन यहां डाल देना। आपको चाहिए कि भाई 5 मिनट बाद रेट क्या होगी, तो 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन क्या होगी वो डाल दो। जिस इंस्टेंट की रेट चाहिए उस इंस्टेंट की कंसंट्रेशन डाल दो, आपको रेट मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये बी क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ एट गिवन टाइम, जिस टाइम की रेट चाहिए। आपसे कोई बोला 1 घंटे बाद रेट क्या होगी, 1 घंटे में 1 घंटे बाद जो कंसंट्रेशन ए की होगी वो डाल दो, कंसंट्रेशन जो बी की होगी वो डाल दो, तो आपको रेट मिल जाएगी। अब यहां ध्यान दो, अपन ने ये लिख लिया। अब बात आ रही सर ये एक्स और वाई क्या है? एक्स है आपके, एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में, और ये वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। सर ये एक्स और वाई कैसे निकालते हैं? ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। आप एक पर्टिकुलर रिएक्शन करा रहे हो, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर रहे हो, तो एक्स और वाई भी चेंज हो। तो बाय एक्स, ये कैसे निकालते हैं? बाय एक्सपेरिमेंट।
ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपका अमोनिया बन रहा है तो ऑर्डर जो एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स है। अगर आप कंडीशन चेंज करोगे, कैटलिस्ट चेंज कर दोगे, बहुत सारी चीजें चेंज करने पे अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करोगे तो एक्स वाई भी चेंज हो जाएगा। ये आपका कोई फिक्स नहीं होता पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, कंडीशन पे डिपेंड करता है किस कंडीशन पे हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक और बात, अब एक्स और वाई के बारे में ही लिख रहा हूं मैं इस डब्बे के अंदर। एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये जीरो भी हो सकती हैं और ये फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। कुछ भी जो आपको सोच रहा है वो सोच लें। फ्रैक्शनल वैल्यू -1 -2, बस इमेजिनरी नंबर नहीं सोच लेना। कुछ भी सर इमेजिनरी आ गया, -1 -2 0 +½ -½ फ्रैक्शनल इंटीजर, जो भी सोचना है कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू -1, हाँ सर, 0, हाँ सर, 1 -½ यस सर, -2 यस सर, सब कुछ कुछ भी नंबर हो सकता है। ये एक नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इंटीजर, जो भी मानना है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, फ्रैक्शनल, जो भी मानना है वो आप मान सकते। हाँ, ये हो गया। और x + y क्या कहलाता है? ओवरऑल और नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप क्या करोगे? दोनों का सम कर। मान लो यहां पे 3 रिएक्टेंट होते तो क्या करते? ए, बी और जेड होता तो क्या करते? ए की पावर x, बी की पावर y, जेड की पावर जेड, जो भी होता। जितने भी रिएक्टेंट है सबका वो आप मानते जाओ। यहां पे अगर एक ही होता तो ए की पावर x, 4 होते तो यहां पे अपन जो ये जो वेरिएबल इसको अपन बढ़ाते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन होता है, सर क्या x और y, x एंड y may be equals to stoichiometry of A, समझ में आया? x और y जो होते हैं वो, अरे क्या x a के बराबर हो सकता है? हो सकता है, ना भी हो। इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि भाई यहां पे x a है तो यहां पे x a ही होगा। यहां पे अगर ये स्टाइक्योमेट्री b है तो y की पावर b आएगा, सॉरी b की पावर y, b की पावर b आएगा। तो ये मे भी इक्वल हो सकते हैं और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइक्योमेट्री ऑफ ए बी। इसमें कोई वो नहीं है कि सर यहां पे अगर मान लो आपका a है तो पावर a आएगी, b है तो पावर b आएगी। ये बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हाँ, एक कंडीशन पे हमेशा बराबर होते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो x और y हैं वो a b के बराबर हो जाएंगे। वो कब होते हैं? एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है अभी कोई पता नहीं है। एक टाइप की रिएक्शन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लेना यहां पे, फॉर, एक ये पॉइंट डाला, एक ये पॉइंट डाला, एक ये पॉइंट डाला, एक यहां डाला, फॉर। ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं करना, एलिमेंट्री क्या होती पढ़ाऊंगा। और एलिमेंट्री, अगर कोई आपसे बोल दे ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो चुपचाप क्या करना है? स्टाइक्योमेट्री में जो स्टाइक्योमेट्री वही पावर डाल देनी है। और एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ, जो ऑर्डर है वो किसके बराबर हो जाएगा? स्टाइक्योमेट्री। ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा? स्टाइक्योमेट्री। ये ध्यान रख। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आपको कोई क्वेश्चन लिख के दे दे, फॉर गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर गिवन एलिमेंट्री, फॉर गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन a प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी। और कोई आपसे बोले रेट लॉ लिखो तो आप क्या लिखोगे? k इक्वल्स टू, एलिमेंट्री लिखा तो क्या कर दोगे? a की पावर 2, b की पावर 1, अब हो जाएगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो स्टाइक्योमेट्री ऑर्डर बन जाती है। समझ में आया? साइड में लिख ले।
क्या हो, अपन पूरा पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे सर कभी स्टाइकोमेट्री बराबर लिख, कभी स्टाइकोमेट्री यहां छाप देते हो, कभी बोलते हो एक्स वाई मान लो। कब मानना है, जब एलिमेंट्री। और इसका रिवर्स भी ट्रू नहीं है। अगर उल्टा दे दें, ये दे दें और ये रिएक्शन, मे बी एलिमेंट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑर्डर स्टाइकोमेट्री से मैच हो जाए तो वो एलिमेंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो स्टाइकोमेट्री ऑर्डर के बराबर आएगा। इसका रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन एलिमेंट्री पढ़ेंगे। लेकिन क्या हो, कभी कभी अब अपन आप क्वेश्चन करेंगे, वहां पे लिखा हुआ एलिमेंट्री रिएक्शन, अपन वेट कर रहे होंगे सर आएंगे और एक्स और वाई बताएंगे। सर एक्सपेरिमेंट करके आए होंगे, सर को पता होगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है। अगर एलिमेंट्री लिखा है तो फिर अपन को किसी का इंतजार ही नहीं है, स्टाइकोमेट्री को ही पावर में चढ़ा देना है, वही ऑर्डर बन जाएगा। सबकी बात होगी सर के को छुपा के रखा हुआ है, के बारे में और बताओ। हम किसके बारे में बात कर चुके हैं, ए के बारे में बात कर चुके हैं, एक्स वाई के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं। अब कौन बचा है, के। अब के बारे में बात करते हैं। के को हम क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट। के क्या होता है, रेट, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, not depend upon concentration of reactant, not depend on concentration of reactant की concentration पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप रिएक्शन एक मोल एक से स्टार्ट करो, चाहे दो से स्टार्ट करो, चाहे 10 से स्टार्ट करो, के की वैल्यू फिक्स रहेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी, कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी। जो के की वैल्यू होती है बेटा, के की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना कितना लेके रिएक्शन स्टार्ट किए। चाहे आप ज्यादा लेके स्टार्ट करो, चाहे कम लेके स्टार्ट करो, बेटा पीछे बात नहीं करो। यहां पे जोक सुना रहा हूं, पढ़ लो यार। कब दिसंबर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी तुम हंस रहे हो, फिर हम हंसेंगे, कि नहीं हंसेंगे सरदार जी, कि नहीं हंसेंगे। बोलते थे पढ़ लो बेटा निपट जाओगे। हम नहीं हंसेंगे, ये आगे वाले हंसेंगे जो पढ़ रहे हैं। बहुत मजे किए हैं इसने। चलो क्या बोल रहे थे, रेट कांस्टेंट इज नॉट डिपेंड, सॉरी रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करने पे, कैटलिस्ट चेंज करने पे के चेंज हो जाएगा। अब एक और मुद्दा आएगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। देखो अभी बताओ, अपन रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के लिखेंगे, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, एन, एन लिखा जाता है। एक्स प्लस वाई को एन लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। अब देखो यहां पे आपका, यहां पर भी कंसंट्रेशन की पावर आएगी, यहां पर भी कंसंट्रेशन की पावर आएगी कि नहीं आएगी। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई लिखोगे नहीं लिखोगे, या फिर हम क्या लिख दें, एक्स प्लस वाई और के कंसंट्रेशन, मतलब यहां पे कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर भी मोल पर लीटर की पावर एक्स, यहां पे मोल पर लीटर की पावर वाई, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छे से लिख देता हूं नहीं तो फिर क्या हो गया, ये मोल पर लीटर की पावर बाय, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करें इसको, तुम थोड़ी मैथमेटिक्स लगाएंगे, क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, खतरनाक स्टेप है ये। अब मुझे ये बताओ, और इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, ऐसा लिख दिया। अच्छा रेट क्या होती थी मुझे ये बताओ, रेट,
चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर अपॉन सेकंड, ये आएगी इसकी यूनिट। चेंज, चेंज मतलब क्या हो, कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी वो लिख दी पर सेकंड। यहां पे क्या लिखोगे, के मोल पर लीटर की पावर। के की यूनिट क्या आ जाएगी जल्दी बताओ, के की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड पहले से, और यहां पे क्या बन जाएगा, एल की पावर एन मोल की पावर एन, तो क्या बन गया ओवरऑल, मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकंड इनवर्स। देखो सही लिखा है, ये है अपने पास यूनिट। बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट देख के होंगे, ये यूनिट पे ध्यान रखना। अगर एन की वैल्यू ओवरऑल 0 है तो क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर, क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, सब में जीरो छाप दो, ये जीरो, ये जीरो, यहां जीरो तो है ही नहीं है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या जाएगी। एन इक्वल टू 1 को क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलोगे बेटा, यूनिट आप बताओगे। एन की वैल्यू 2 को सेकंड ऑर्डर, जल्दी जल्दी यूनिट बता दो, यूनिट। लिख लो यार, दे दो पेन, दे दो, मैं लिख दूंगा, तो कष्ट हो रहे होंगे तुम्हें, और क्या कर सकते। बोला ना कि एक एक वो रख सकते हो, एक लिखने वाला अपने साथ में लेके आया करो। बिजी शेड्यूल है, बात करना है, ताकि हम परेशान। गोयल को दे दो, गोयल लिख देगा, फॉर्म में है आजकल, बहुत तेज लिख रहा है। यूनिट बताओ यार, जल्दी जल्दी तक पहुंचो। ये लिख लिए थे, ऑर्डर किसके बराबर होता है, स्टाइकोमेट्री। ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, उसकी स्टाइकोमेट्री की। क्या रही इसमें यूनिट, वन डाल दोगे तो ये निपट जाएगा, वन डाल दोगे तो ये निपट जाएगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसमें मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग क्या सीखे भाई, रेट लो एक ऐसा, मतलब अपने पास एक टूल मिल गया है कि हम कंसंट्रेशन से हम किसी, जिस इंस्टेंट पे कोई रेट पूछ रहा है उस इंस्टेंट की अपन उस रिएक्शन की रेट बता सकते हैं। बस अपन को क्या पता हो, क्या पता हो, रेट कांस्टेंट पता हो और ऑर्डर पता हो। कोई भी गिवन रिएक्शन है, ए बी सी कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, अगर आपसे किसी भी इंस्टेंट की रेट पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं 10 मिनट बाद कितनी रेट होगी, 15 मिनट बाद कितनी होगी, अभी क्या होगी, जिस टाइम की भी रेट चाहिए उस टाइम की कंसंट्रेशन
और अपने पास जो ऑर्डर है उसकी पावर लगा देंगे और रेट कांस्टेंट पता। रेट अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो रेट कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। अगर आपने एक बार रिएक्शन स्टार्ट कर दी टेम्परेचर वही रहेगा, कैटलिस्ट भी वही रहेगा, तो रेट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो भी वेरिएशन आता है वो कंसंट्रेशन में वेरिएशन आता है। अब देखो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, बस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें आएंगी, टर्मिनोलॉजी अपन को ध्यान रखनी होती है, पता नहीं चलता कब एंड हो जाता। देखो अब ऐसे ध्यान देना, जैसे मान लो अपने पास दिया है, अपन ने पढ़ा था कि ए रिलेशन बिटवीन वेरियस रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन वेरियस रेट कांस्टेंट। अब जैसे अब मेरे पास है बेटा वही जानी मानी इक्वेशन, ऐसा कुछ है। अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है बेटा आर ओ आर किसके बराबर होता था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, होता है कि नहीं होता है। अपन अब वो सब नॉलेज झोंक देंगे जो अपन ने सीखा है अभी तक। बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बाय सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बाय डी, ये अपन ने सीख के रखा हुआ है। ये रिलेशन कैसा है, जब मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के बीच में रिलेशन निकालना हो तो अपन ये यूज करेंगे। अपने पास कोई एक दे देंगे किसी एक के बारे में, वो डी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो सी के बारे में दे देंगे, इतने टाइम में इतना बन रहा है, जो कुछ भी है ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, कोई एक देंगे, बाकी सब अपन निकाल ले। अब रेट लो क्या बोलता है, रेट लो क्या बोलता है कि अगर मुझे रेट चाहिए, तो क्या लिखना है, के ए की पावर एक्स बी की पावर बाय। ध्यान देना ये लिख, लेकिन सर यहां पे अपन एक चीज मिस कर रहे हैं, कौन सी रेट, रेट तो डिसअपियरेंस भी होता है, रेट तो अपीयरेंस भी होता है, रेट तो रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है। तो हम कौन सी रेट की पता चलेंगे, किस रेट के बारे में पता चलेगा, सभी के बारे में। सभी के बारे में कैसे, देखो अगर मैं यहां पे बोल दूं आर ओ आर तो क्या होगा यहाँ पे के आर, बस कांस्टेंट अलग अलग करते जाओ। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो कांस्टेंट किसका होगा, कांस्टेंट ऑफ रेट, कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आर लिख दूंगा यहां पे, और यहां पे क्या लगा दूंगा, ए की पावर एक्स पावर बाय। अब आपसे कोई बोल रहा नहीं यार मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए चाहिए, तो क्या करोगे, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए एक्स, ये चेंज नहीं होगा, बस ये वेरी करता जाएगा। आपको जिस भी रेट चाहिए, जो भी रेट चाहिए उसका कांस्टेंट यहां डाल दो। ये बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या बोलेगा, ए बी, ए की पावर एक्स, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखोगे, केसी, केसी वो वाला सी नहीं है, कौन सा सी, कौन सा केसी, इक्विलिब्रियम वाला सर, वो नहीं है, बस के क्या है, रेट कांस्टेंट, और सी सी के लिए सी प्रोडक्ट है, ए की पावर एक्स बाय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्या करोगे जल्दी बताओ, के डी, ए की पावर एक्स लिख लिया। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मुझे आपको बताना है, जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन दिया, वैसे ही मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंट जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनमें रिलेशन बताने वाला हूं। कि मान लो अगर मुझे एक रेट कांस्टेंट पता है, मान लो मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ ए पता है, तो कोई आपसे बी पूछा है तो वो क्या होगा। अब मैं इन डिफरेंट रेट कांस्टेंट में रिलेशन निकालने वाला हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा के यहां छाप दे, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, के आर, इसमें छाप रहा हूं पूरी वैल्यू, के आर ए की पावर एक्स बी की पावर इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर बाय डिवाइडेड बाय ए, आएगा कि नहीं आएगा, देखो
अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद क्या बनेगा, के बी ए की पावर एक्स बी की पावर बाय अपॉन बी। देखो स्टैकोमेट्री से डिवाइड करना है कि नहीं करना, ऐसे करते जाओगे के सी। तो इनमें क्या निपट रहा है, अब में से ए भी कट जाएगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा सोचो, के डी ए की पावर एक्स बी की पावर बाय अपॉन डी, क्या कट गया, क्या बन गया, के आर ए की ए बाय ए, के बी बाय बी, के सी बाय सी, के डी बाय डी। या फिर क्या बोल सकता हूं, रेट कांस्टेंट चाहे डिसअपियरेंस का हो चाहे अपीयरेंस का, डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री। तो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। होगा क्या, एग्जामिनर आपको डिसअपियरेंस दे देगा और बोलेगा कि रेट कांस्टेंट सी के अपीयरेंस वाला बताओ, अपन को ऐसे सेम रिलेशन है। जैसे हम रेट को स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करते हैं वैसे ही हम कांस्टेंट को उसकी स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करेंगे, सब बराबर हो जाएंगे। देखो दोनों में अच्छी बात यह है कि रेट को स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर डिसअपियरेंस या अपीयरेंस की रेट को स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देते तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल रहा है। अगर मैं कांस्टेंट को स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये डिसअपियरेंस ऑफ ए का है कांस्टेंट, ये डिसअपियरेंस ऑफ बी का है, बी मतलब कैपिटल बी, ये लिख दो यहां, कैपिटल ए कर दो तो डिसअपियरेंस ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस। अगर मुझे एक डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में रिलेशन चाहिए तो किससे डिवाइड कर देंगे, स्टाइकोमेट्री से। कौन में आया, ये क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर रेट ऑफ, लिख देता हूं नहीं तो बाद में क्या होता है सब खिचड़ी पक जाती है। केसी क्या लिखोगे, ऑफ टाइम हो जाए, बात नहीं।
क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बात नहीं, पता है आप लोग करना क्या है? रद्दी टाइप के क्वेश्चन है, आ सकते हैं। ये बताओ क्या बताया था, ओवरऑल ऑर्डर हम कर दो, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितना है, वन, वन ही आ जाएगा, और कुछ तो है नहीं है, लिख लो पहले, नहीं क्या होता है, वन होता है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, वन। ये क्या लिखा हुआ है, एच है और ये भी है, तो नहीं पूछ रहा हूं, क्या लिखा है, एच जानते प्लांक कांस्टेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, तब एक फोटोन को डिनोट कर रहा है, तब फोटोन बोल दो या लाइट बोल दो, एग्जाम में लाइट लिख देगा चमक जाएगा, लाइट लाइट है, एच में लिख देगा तो पता नहीं क्या है। जब भी कोई भी रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है तो वो या तो एच म्यू लिख देते हैं या लाइट लिख देते हैं या यूवी लिख देते हैं, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ये किसको डिपेंड कर रहा है, लाइट को, और कुछ नहीं। इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, 0 + 0 = 0 ऑर्डर आ गया। इसमें 2 - अब ये नहीं सोचना कि इसमें सर प्रोडक्ट आ रहा है, कभी कभी प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन होती है, उसमें प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो, क्या होगा इसमें, 1 वाले में, लास्ट वाले में -½ + 2 कितना हो जाएगा, 8, 1 पॉइंट नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि अपन को मन कर रहा है तो -½ लिख दिया, मन कर गया तो +2 लिख दिया, +-2 लिख दिया, ये सब एक्सपेरिमेंट कैसे निकालते हैं वो अपन अभी बात करेंगे, कैसे निकलते। ये लिख लिया था बेटा, नहीं लिखा, देखो केमिस्ट्री में सिंपल रूल होता है पढ़ने का, जब तक चैप्टर चल रहा होता है रोज रिवाइज करना होता है। आपने जब सोचा, कॉन्फिडेंस दिखाया कि अब तो मुझे आने लगा है, दिन से निपट जाते हैं। चलो अब देखना, अब एक और 4 टाइप की दी हुई है, थोड़ा वो अजीब टाइप की दे रहा हूं, वो ऐसी भी अपन को मिलती हैं। अपन को दिया है सी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सी कुछ भी हो सकता है, अब मालूम है, ध्यान सुनना, उन्होंने रेट क्या लिख दी, देखो ऐसे जरूरी नहीं है, देखो रेट हमेशा ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है, रेट कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ जाती है, वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। मालूम है क्या निकला यहाँ पे, निकला यहाँ पे रेट क्या निकली, रेट ऑफ
उन्होंने ऐसा लिख दिया माइनस डी सी बाय डी टी, समझ रहे हो, ऐसा लिखा है। क्वेश्चन ये नया क्वेश्चन मान लो इसको, बस अपन तो बस अप्रोच देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो अपन कैसे कर रहे हो। ऐसा लिख दिया उन्होंने, क्या लिख दिया, डी सी बाई डी टी। अच्छे, तो डी सी बाई डी टी उन्होंने क्या लिखा, के वन कंसंट्रेशन, वन प्लस बात नहीं करो के टू कंसंट्रेशन, ऐसा लिख दिया। अच्छा बताओ, ये ऐसा लिख के उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा लिख के उन्होंने छोड़ दिया। क्वेश्चन क्या था, पहला पार्ट था ऑर्डर, बात नहीं, ऑर्डर ऑफ एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ एट वेरी लो कंसंट्रेशन, ये था, ये क्वेश्चन था। अब ध्यान दो, आप ये बताओ, अच्छा मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास जो रेट लॉ गिवन है वो कॉम्प्लिकेटेड गिवन है, रेट लॉ कॉम्प्लिकेटेड गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस डी सी, देखो यहां से अपन सॉल्यूशन के साइड अप्रोच कर रहे हैं। कैसे करेंगे, चाहे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन ये आ चुके हैं, एडवांस में एक बार मैच दी कॉलम आया था, इसी टाइप का था वो, तो बहुत आसान होते, बस अपन को अप्रोच सीखनी है कैसे होता है इसमें। देखो माइनस डी सी बाय डी टी, अच्छा ये बताओ ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी। तो बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ये साथ में आप क्या करोगे, ये आर ओ आर भी तो बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। क्यों, आर ओ आर क्या होता है, आर ओ आर होता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय वन, क्योंकि वन है इसका, हुआ कि नहीं हुआ, ये भी लिखा हुआ है, ये तो अपन ने इंटरप्रेट किया है, बस एग्जामिनर ने इतना दिया है। अब एग्जामिनर मालूम है कंफ्यूज करने के लिए ये भी नहीं लिखेगा, यहां पे लिख देगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी, वो किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, और वो क्या आ रहा है। देखो ये अपन को सोचना पड़ेगा कि यार इससे मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब पूछने वाला वो कुछ भी पूछ सकता है, क्या बन जाएगा, के वन टी अपॉन वन प्लस के टू। हाँ, मैं किसी भी कंडीशन पे इसका ऑर्डर नहीं बता पाऊं क्योंकि ऊपर भी सी आ रहा है नीचे भी सी आ रहा है। हाँ, अगर ये ऐसा होता के वन इंटू सी तो मैं क्या बोल देता, फर्स्ट ऑर्डर। मान लो अकेला ये के सी का स्क्वायर दिया होता तो क्या बोल देता, सेकंड ऑर्डर। मान लो अगर ये ऐसा बन जाता, वन अपॉन के सी नीचे आ जाता तो क्या बनता, ये मान लो ऐसा बनता, सी को मैं ऊपर ले जाता तो क्या बन जाता, सी की पावर माइनस वन, तो ऑर्डर कितना बन जाता, माइनस वन। बनता कि नहीं बनता, तो वो डिपेंड करेगा। अब इसमें हो क्या रहा है बेटा, इसमें के वन सी वन प्लस के टू सी, ऐसा कुछ बना कि नहीं बना। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका ऑर्डर बताओ, तो उन्होंने क्या किया, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को सिंप्लीफाइड करने के लिए कंडीशन दे दी उन्होंने। इस कंडीशन में बताओ अब होता कि, देखो अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो हाई कंसंट्रेशन पे अगर डायरेक्ट मैं सी वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहां पे इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी हाई कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन को मैं वन बाय सी में कन्वर्ट कर लूंगा। वन बाय सी से क्या हो जाएगा, वन बाय सी को अगर आप वेरी लार्ज, अगर आप किसी को वेरी लार्ज का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाता है, वो जीरो बन जाता है। जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एट वेरी हाई कंसंट्रेशन। वेरी हाई कंसंट्रेशन में क्या किया हमने, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, के वन अपॉन वन बाय सी प्लस के टू, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं। तो मेरा मोटिव ये है कि ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है एक सिंप्लीफाइड वे में आ जाए, बस या तो ये ऊपर वाला हट जाए या प्लस माइनस नीचे वाला हट जाए, एक सिंप्लीफाइड वे में मेरा ये एक्सप्रेशन आ जाए। अब सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेशन में लाना है तो मुझे ये प्लस माइनस कुछ ना कुछ गायब करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया, और मुझे मालूम है कि वेरी हाई कंसंट्रेशन, तो सी की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी। जैसे ये बहुत बड़ी दिखेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। जीरो में मैं के2 को ऐड करूंगा तो के2 आ जाएगा। अब भाई के2 एक गिवन वैल्यू, उसमें अगर मैं बहुत छोटी वैल्यू ऐड करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट क्या बन जाएगा, के1 बाय के2। ऐसा बनता कि नहीं बनता, अरे ऐसा बनता कि नहीं बनता, ऐसा बनता। अब बताओ क्या होता। अब ये रेट, इस कंडीशन पे रेट क्या आ गई, आर ओ आर क्या बन गया, के वन अपॉन के, बना कि नहीं बना। क्या इसमें कोई सी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, मतलब सी पे किसकी पावर आई होगी, जीरो की, तो ऑर्डर क्या बन गया,
जीरो ऑर्डर बना कि नहीं बना? क्या बन गया? जी। दोनों से। और इसको अगर हम वेरी लो कंसंट्रेशन पे ले तो ये तो किसी, देखो इसमें तो कहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेशन मालूम कहां लगता है? आप 0.01 को आप ये नहीं बोल सकते छोटा है, अब आप ऐसा बोल सकते 0.01 प्लस इसमें जो ऐड हो रहा है उस पर आप बोल सकते हो। कोई नंबर खाली घूम रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते बहुत छोटा है। अब इस नंबर को छोटा बोलने के लिए मुझे इससे बहुत बड़ा नंबर लाना पड़ेगा। जब भी अप्रोक्सीमेशन लगता है वो प्लस माइनस में लगता है। जैसे मान लो आपका होता 10,000 में आप 0.001 बोलते, तो इसमें बताओ ये छोटा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख दूंगा? ये लिख दूंगा। क्या मैं इसमें बोल पाऊंगा कि यार ये अप्रोक्सीमेट जीरो है? भाई ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, कोई पता ही नहीं है। जब भी अप्रोक्सीमेशन लगता है तो कहां लगता है? प्लस माइनस में। मुझे पता था कि प्लस माइनस में यही नीचे अप्रोक्सीमेशन लग सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जब हाई कंसंट्रेशन थी तो नेगलेक्ट करने की कोशिश की। हाई कंसंट्रेशन नेगलेक्ट करता तो ऐसा बनता मेरे पास, बनता कि नहीं बनता? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको 1/c लेने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये 1 है, तो होगा क्या? ये अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा? या तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, या तो आप ऐसे सोच सकते थे कि इसको मैं क्या लिख देता K1C और इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखता K2C। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तब भी क्या बनता अपना K1 अपॉन, बनता कि नहीं बनता? अरे बनता कि नहीं बनता? तब भी ऑर्डर क्या निकलता? लो ऑर्डर निकलता। अब बताओ अगर हम वेरी लो कंसंट्रेशन की बात करें, वेरी लो कंसंट्रेशन क्या होगा? वेरी लो कंसंट्रेशन पे ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, ये 1 होगी, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? K1 इंटू सी, 1 प्लस K2 इंटू, ये जो वैल्यू है इसको हम 0 को अप्रोच करा देंगे 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत लो है। क्या बन जाएगा ये? K1 इंटू सी ऑन 1। ऐसा बनता कि नहीं बनता? ऑर्डर कितना आ गया इसमें, पावर कितनी आ गई? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगी? तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जब हम बहुत लो, अच्छा बताओ बहुत लो कंसंट्रेशन कब होती है रिएक्टेंट की? जब जब रिएक्शन खत्म हो रही होती है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है? जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट बहुत सारा रहेगा, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता है, जैसे एंड पे आएगी तो बहरी, तो आपसे बोल सकते हैं स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कौन सी रहेगी? ये वाली कंडीशन रहेगी स्टार्टिंग की, कि ये वाली कंडीशन रहेगी ऊपर वाली? जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी तो वेरी हाई मतलब 0 ऑर्डर के आसपास से चल रही होगी, और जैसे जब ये एंडिंग पे पहुंचेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर में। ऐसा भी अपन कर सकते हैं। समझ में आया? जब स्टार्ट हो रही होगी तो 0 ऑर्डर से, जब एंड हो रही होगी तो फर्स्ट ऑर्डर के आसपास। वेरी हाई कंसंट्रेशन पे हम लोगों ने क्या किया, वेरी हाई पे इसको हटा दिया जो प्लस माइनस में, ये हट गया। K1C अपॉन K2C क्या बन गया? K1 अपॉन K2। अगर मान लो ऐसे होता तो अब क्या करते? मान लो ऐसे, ऐसा दे दिया आपको हाइपोथेटिकली, ऐसा दे दिया, ये कोई कांस्टेंट दे दिया उन्होंने ROR का, क्या करते? वेरी वेरी हाई पे क्या करते? अच्छे बताओ, क्या यहां अप्रोक्सीमेशन लगेगा? ऊपर ही लगेगा प्लस माइनस में, तो क्या बन जाएगा ये? K2C का स्क्वायर अपॉन K1C। ऐसा बनता कि नहीं बनता? 1 को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि C बहुत बड़ा है, ये क्या बन गया? K2 अपॉन K1। ऑर्डर कितना आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा 1। और अगर वेरी हाई की बात की जाए तो, अरे वेरी लो, वेरी लो में क्या करोगे? ई बहुत छोटा है उसका स्क्वायर करोगे और छोटा, 1 में बहुत छोटी वैल्यू ऐड करोगे निपट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? तो आप क्या लिख दोगे? 1 अपॉन K1 इंटू, एक्चुअली क्या लिखा है अच्छा ये बताओ?
1/K1 C की पावर -1, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? -1। समझ गए ना? ऑर्डर आ गया -1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कभी कभी गंदी गंदी की, सर वेरी हाई वेरी लो, तो कर लेंगे, क्या जा रहा है, अप्रोक्सीमेशन ही तो लगाना है। देख लो बेटा, ये टेस्ट दिया था परसों, था ना सब्जेक्टिव, चेक होने वाली, बम फूटेगा। पर हम सोच रहे हैं पेरेंट्स को बोलो, कॉपी उनको दिखाएंगे। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव लगभग हर महीने सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सबको देना होगा। कॉफी और डंडा भेजेंगे साथ, पर कमाए घर पे आई होगी। दिया था ना, सभी ने दिया था, किन लोगों ने नहीं दिया? दिया है तुम, कल नहीं बचोगे। देना है बेटा, टेस्ट देना है यार, ऐसा काम थोड़ा ना चलेगा। चलो, ऑर्डर क्या हो जाएगा? -1। अब ध्यान दो बेटा, ये हटा दें। देखो, देखो, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन देख के बता देंगे, रिप्रेजेंटेशन ही दिया होगा। पहला तरीका हम लोगों ने क्या देखा, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है तो मेरे पास रेट का एक्सप्रेशन गिवन हो। पहला हमने क्या देखा, क्या देखा, इफ रेट एक्सप्रेशन इज गिवन, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए वो इस वाले टाइप के किए थे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही गिवन था, रेट बतानी थी, हम बता रहे थे ऑर्डर। मुझे क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ, अगर मुझे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे? पहला तरीका क्या है कि रेट का एक्सप्रेशन गिवन हो कि भाई रेट इक्वल्स टू के समथिंग रिएक्टेंट की पावर समथिंग, रिएक्टेंट की पावर समथिंग, तो डायरेक्ट सम करके बता देंगे। दूसरा तरीका होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट की रेट कांस्टेंट देख के अपन बता देंगे, दिया होगा उसमें। जैसे मान लो आपको दे दिया ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ध्यान से देखना बेटा, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ऐसा दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और इसका जो के दिया गया है, के दिया गया है मोल -1 लीटर +1 सेकंड का स्क्वायर, ये दिया गई, कुछ वैल्यू दी हुई है, मान लो उन्होंने दे दिया रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.02 मोल -1 लीटर 1 सेकंड का इनवर्स, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी और एक उसका यूनिट भी रहेगी, तो हम यूनिट देख के बता देंगे, यूनिट देख के हम बता देंगे कि भाई उसकी ऑर्डर क्या है। ये कंपेयर करो क्या आ रहा है, ये अपने पास गिवन है और मुझे बात नहीं बेटा, पीछे बात नहीं कर, ये बताओ यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या होता था, अभी बताया था मोल, 1 - n होता है इस पे,
मोल पे जो पावर लगती है उसकी जस्ट अपोजिट नेगेटिव की पावर लीटर पे लगती है, क्योंकि लीटर नीचे आता है। तो क्या करोगे, लीटर क्या बन जाएगा, n-1। सेकंड सेकंड ही रहता है, इनवर्स का इनवर्स। जो इस पे पावर आती है उसकी रिवर्स पावर एल लीटर पे आती। कंपेयर कर दो, 1 माइनस एन किसके बराबर है, -1 के। -1 के बराबर है कि नहीं है। एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। ऑर्डर कितना बन गया, 2। तो क्या लिखोगे इसका एक्सप्रेशन, क्या लिख दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख दोगे, के इंटू ए की पावर क्या आएगा। और अच्छे से लिखना है, लिख देंगे, क्या लिखोगे, 0.02 ए का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ROR। चाहे देखो इसका स्टैक्योमेट्री कितना है, 1। चाहे आप ROR बोलो, चाहे आप ROD ऑफ ए बोलो। क्यों, ROR क्या बन जाएगा, ROR इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बाय 1। स्टैक्योमेट्री 1 है, सही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो एक और एग्जांपल अन्य से, कुछ पढ़ाना उतना ही पढ़ा, टाइम और बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कॉमन सेंस है, 11th क्लास से चला आ रहा है। जितना तुम टाइम बर्बाद करोगे, जितना मुझे पढ़ाना है वो प्लस डेल्टा एक्स आपका चिल्लाने में टाइम बर्बाद कर रहे हो वो ऐड होता जाएगा। डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी कौन, जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, जो पढ़ाने वाला, तो वो ऐड होता जाएगा। डेल्टा आप ऐड करते जाते हो, टाइम बढ़ता जाता है। चलो क्या लिखा तो है, ये कहां से आया, ये वाला, ये ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। मोल मोल पे पावर कितनी है, -1, और इसमें कितना है, 1 माइनस एन। अरे कंपेयर कर लो ना पावर, मोल पे क्या है 1 माइनस एन, और इस पे कितना है -1। तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप पावर को कंपेयर करोगे यूनिट को मोल पे, या फिर आप इससे कंपेयर कर लो लीटर वाले से, n-1 इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चाहे आप इसको कंपेयर कर लो, ये किससे कंपेयर किया, मोल का कंपेयर किया। चाहे आप लीटर का कंपेयर कर लो, लीटर का क्या है बेटा, 1 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहां पे n की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर आया कि नहीं आया, होमवर्क दे दिया था, एक क्वेश्चन मन नहीं मान और करो। 3a 3a, ध्यान सुनना, 3a कन्वर्ट इंटू 2b भी कर देता हूं। यहां पे जो कांस्टेंट दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दिया हुआ। फाइंड दी ROR ROD of A and ROA of B at concentration of A equals to 0.5 m पे निकालना है। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हमें सुनो, पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है सब कुछ बता दो मुझे, तो ROR भी बता दो, ROD भी बता दो, और ROA भी बता दो। और जब भी मुझे किसी स्टैंड पे रेट चाहिए तो वो रेट लॉ ही अपन को देगा, रेट लॉ ही देगा। कौन देगा, रेट लॉ। अब रेट लॉ के लिए क्या चाहिए, जिस स्टैंड की रेट चाहिए उस स्टैंड की कंसंट्रेशन और पावर लेके आ जाओ। पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां ध्यान दो, मुझे करना पड़ेगा यहां पे रेट लिखना पड़ेगा, रेट। अब दिक्कत ये है कि सर ये जो कांस्टेंट दिया है ये कौन सा दिया है,
अपीयरेंस वाला है कि डिसअपीयरेंस वाला है कि रेट ऑफ रिएक्शन वाला है? कुछ ना बोला जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है गिवन इक्वेशन का। क्या माना जाता है? आर। आपके पास बैलेंस इक्वेशन होगी, सब कुछ होगा, ये हमेशा किसका होता है? अगर यहां पे या तो वो के ए लिख देते या के बी लिख देते या फिर कुछ नहीं लिखा है तो वो के आर ही माना जाता है। क्या माना जाता है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्या माना जाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना। अगर कुछ ना दिया हो यहां पे, आपको ऐसा सूखा चिपका दिया, कुछ नहीं दिया, बोला भाई क्या है ना, ये अपीयरेंस है कि डिसअपीयरेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट है, कुछ नहीं बोला, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसी कुछ नहीं बोला तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ। तो आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखोगे? ए इंटू ए पे किसकी पावर चढ़ाएं? एक्स। अब एक्स क्या होगा? बड़ी दिक्कत है। एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? देखो, दिए यूनिट दिए कि नहीं दिए, कंपेयर करो इसको। तो भाई के की, अब हम क्या निकाल रहे हैं? ऑर्डर। क्या निकाल रहे हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकाल रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा? अब मैं ऐसे चेक करने वाला हूं। अब मुझे के दिया है तो के की यूनिट से मैं चेक कर लूंगा। के की यूनिट क्या होती है? के की यूनिट ऑफ के किससे निकालूंगा? यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के क्या होती है? मोल पे 1 माइनस एन, लीटर पे n माइनस 1 और सेकंड पे इनवर्स, ये आता है। पकड़ लो वैल्यू, या मोल की मोल से मैच करा दो, लीटर की करा दो, किसी एक की तो मैच कराओ। ऐसा ये बताओ 1 माइनस एन किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो n की वैल्यू 0, मतलब कौन सी ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, मुझे ऑर्डर मिल गया। क्या मिल गया? जीरो। ये कैसे मिला? के की यूनिट देख। कैसे मिला बेटा? के की यूनिट देख के। अब देखना है यहां पे के की यूनिट अपन ने देखी तो मुझे क्या मिल गया? रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? के। ए की पावर 0। अब ए की पावर 0 मतलब के 0.5 की पावर 0, तो कितना बन गया? के। और के कितना है जल्दी बताओ? 2 इंटू 10 की पावर -1 मोल पर सेकंड। यही है कि नहीं है? अब बताओ, मुझे बताना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कैसे आएगा? तो अपना वही ROR इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री, रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री, बस लगा दो। ROR क्या बन जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बाय 3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बाय 2। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये कितना है? 0.2 इक्वल्स टू ROD ऑफ A बाय 2। तो कितना बन जाएगा यहां से? 0.4 मोल लीटर पर सेकंड। ये क्या बन जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। आ गया? चलो सेकंड बाय 3 है। अरे यार 0.6 आ गया। अब क्या करोगे? 0.2 इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बाय 2। ये उठा लें, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 2 मोल लीटर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। होगा, देखो सब निकल आए। ये तीसरे नंबर का निकल आया, ये दूसरे नंबर का निकल आया और ये पहले नंबर का आया कि नहीं आया? तो अपन ने दो तरीके देख लिए ऑर्डर निकालने के। एक तो आपको एक्सप्रेशन ही गिवन होगा, दूसरा आप यूनिट देख के निकालोगे। और तरीके अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, होमवर्क दे दिया था।